Hello dear students, welcome back to the video lectures of CK Coaching. This is the fourth part of the continuation of the chapter chemical reaction and equation जिसको हम स्टार्ट कर चुके थे. लास्ट पार्ट ऑफ अ वीडियो में हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, एंड उनको डिटेल में हमने एनसीईआरटी के एज पर दी एनसीईआरटी हमने कवर किया था. आज इस पार्ट ऑफ अ वीडियो में मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में, एंड इंट्रोडक्शन टू इफ पॉसिबल हम ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन को भी देखेंगे. आई विल ट्राई टू कवर इट. राइट. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में अगर हमको समझना है तो हम लोग डेफिनेशन वाइज नहीं बल्कि रिएक्टिविटी सीरीज एक हमने पढ़ा होगा क्लास 8 में, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ना है, उसके हम स्टार्ट करेंगे. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कई बारी मिसकंसेप्शन से हम ये लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल है. नॉन मेटल्स वैसे भी बहुत कम क्वांटिटीज़ में होते हैं और मोस्टली जो रिएक्शंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डज नॉट हैपन्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इट मे हैपन बट एज पर आवर सिलेबस विल स्ट्रिक टू द मेटल्स ओनली. सो डेफिनेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज दिस डेफिनेशन? डेफिनेशन सेज दैट रिएक्शंस इन विच, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे ढंग से, reactions in which highly reactive element displaces the least reactive, least या फिर less reactive element from its salt solution या मॉलिक्यूल स्टेट्स. फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन लिखते हैं, या सिंपली सॉल्यूशन भी हो सकता है. सो बट इस वाले रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आप देखो तो दिस इज अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल, जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज में हमने मेटल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर ऑफ रिएक्टिविटी या रिएक्शंस के पावर के बेसिस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है, जिसमें टॉप में जो भी हम देख रहे हैं वो हाईली रिएक्टिव है, जैसे जैसे हम बॉटम तक पहुंचते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. नाम क्या है इनका? सबसे पहले सोडियम मोस्ट रिएक्टिव, पोटाशियम सॉरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटाशियम, फिर आता है हमारे पास मिस्टर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मिस्टर मैग्नीशियम, देन मिस्टर एल्यूमिनियम, फिर मिस्टर जिंक, फिर आयरन, मिस्टर लेड, हाइड्रोजन. ये यहाँ क्या कर रहा है? बी इट, हम तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे हैं. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो कि बदकिस्मती से तुम लोगों के लिए डिलीटेड है, राइट. बट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ना है, बाकी हायर क्लासेस में तो आपको समझ में आ ही जाएगा. बट फॉर अ टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर कि हाइड्रोजन हैज़ अ प्रॉपर्टी एज केमिकल शोज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल्स एज वेल, एंड बिकॉज ऑफ विच इसको यहाँ पे प्लेस करा गया है स्पेशल पोजीशन. सेकंड थिंग इज कि फर्स्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर भी 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1, एंड प्रॉपर्टीज कुछ मेटल से मिलते जुलते हैं, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक नंबर ही हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं या फिर हम उसमें एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं. सो ये यहाँ पे ये इसलिए है क्योंकि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में हमें डिस्प्लेसमेंट पढ़ना होगा बिटवीन अ गिवन एसिड एंड अ मेटल. तो अगर कोई मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा तो वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ा होगा अभी स्कूल्स में चल रहे होंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कि whenever a acid reacts with a metal then salt and hydrogen gas is formed. तो हाइड्रोजन गैस तब फॉर्म होगा ना कि जब मेटल उस हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस करे. अगर कॉपर को ले लोगे और HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो कोई हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट होगा क्योंकि कम पावरफुल है. सो दिस इज वाई वी हैव रिटन एलिमेंट्स विच आर हाईली रिएक्टिव डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मेटल या नॉन मेटल नहीं. देन कम्स कॉपर, उसके बाद आएगा हमारे पास Hg विच स्टैंड्स फॉर मर्करी, फिर सिल्वर एंड गोल्ड. बहुत बढ़िया. हमको ये याद रखना है बिकॉज अगर हमको याद नहीं रहेगा तो द क्वेश्चंस इज नॉट लाइक अब क्लास 7th 8th के जैसे नहीं आते हैं कि डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ ले. आपको डेफिनेशन कितना समझ में आया, आपको रिएक्टिविटी कितना अच्छे से आता है, आपको लर्न है, उसको चेक करने के लिए कुछ रिएक्शंस दे देंगे. लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर मैं PYQs की बात करूं पिछले 2-3 सालों में से, क्वेश्चंस ये हैं
कि व्हाट विल हैपन व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस, मतलब आपको रिएक्शन में आयरन एंड कॉपर सल्फेट दे देंगे, दूसरा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तीसरा कॉपर प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट, चौथा जिंक प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड दे सकते हैं, पांचवा लेड प्लस CuCl2 दे सकते हैं, और या फिर जो जिसके बारे में मैंने जिक्र करा अभी कि मेरे पास लेट्स से कॉपर है और मैं HCl के साथ रिएक्ट कराना चाहता हूँ, तो क्या होगा रिएक्शन या नहीं होगा, उन सब चीज़ों के लिए हमको याद रखना है ये रिएक्टिविटी सीरीज़। अगर ये इससे ज़्यादा पावरफुल हुआ तो इसको डिस्प्लेस करेगा या फिर नहीं कर पाएगा, ये इससे ज़्यादा पावरफुल हुआ तो जिंक कॉपर को रिप्लेस करेगा या फिर नहीं कर पाएगा। सो हाउ डू वी लर्न दिस इन अ सीरीज़? कई लोग कई मेमोनिक्स का मदद से इसको याद रखते हैं, बट अगर इंटरनेट पे देखोगे तो बहुत सारे मेमोनिक्स वैसे भी अवेलेबल है, आप खुद का भी बना सकते हो। जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पोटाशियम के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड प्लीज़, सोडियम के लिए हम बोलेंगे स्टॉप, कैल्शियम के लिए हम बोलेंगे कॉलिंग मी, CALLING कॉलिंग, मैग्नीशियम के लिए हम बोलेंगे मी, इसके लिए हम A, Z स्टैंड्स फॉर ज़ेब्रा, आयरन के लिए हम बात करेंगे इंस्टेड, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ, कॉपर, कॉपर को कॉपर ही रहने दो, या फिर आपके कोई फेवरेट कैरेक्टर्स होंगे तो लिख लेना, मर्करी फॉर मैरी, सिल्वर एंड गोल्ड, इसको ऐसे ही रहने दो। सो द मेमोनिक्स इज लाइक प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मैरी, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड, किस तरीके से इसको बचाता है। बाकी और कोई एलिमेंट होगा तो आप मेमोनिक्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, दैट इज ऑल योर क्रिएटिविटी विच शुड लर्न। बाकी इससे काम हो जाता है हमारे पास कि हम इस सीरीज में याद रख सकते हैं दैट द मोस्ट रिएक्टिव इज सोडियम पोटाशियम कैल्शियम एंड द लीस्ट रिएक्टिव इज कॉपर मर्करी एंड सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा क्योंकि कई बार रिएक्शन में पूछा जाता है विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन दिस रिएक्ट्स विद दिस, नो गैस इज लिबरेटेड। क्यों नहीं, नीचे से स्टार्ट करते, क्यों नहीं, बिकॉज इफ यू सी मेटल ऑलवेज रिएक्ट्स विथ, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में इट फॉर्म्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यानी अगर ये इसको डिस्प्लेस करेगा तभी तो हाइड्रोजन फ्रीली बाहर लिबरेट होगा, बट कॉपर्स बीइंग अ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इट विल नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन इन दिस केस। लेड एंड कॉपर, इफ यू सी लेड इज हियर एंड कॉपर इज डाउनवर्ड, तो क्या लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? लेड इज एट द टॉप, कॉपर इज एट द बॉटम, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन डेफिनेटली कर पाएगा और ये बनाएगा लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे गैस मत बना देना, कॉपर गैस की तरह नहीं घूमता। जिंक एंड मैग्नीशियम, इफ यू सी जिंक इज हेयर, मैग्नीशियम इज हेयर, सो जिंक विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस दिस। क्यों नहीं? क्योंकि जिंक इज एट द बॉटम, मैग्नीशियम एट द टॉप, यानी मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, so zinc will not be able to react with this, so no reaction in this, so there will be no reaction in this. Similarly copper and iron, so if you see copper is here and iron is here, so copper and ferrous sulfate का कोई reaction नहीं हो पाएगा because copper is less reactive than iron. Can it be with zinc and copper? Obviously zinc is much more powerful, तो ये बनाएगा zinc sulfate plus copper displace करके solid. Similarly iron and copper obviously होगा क्योंकि iron is here and copper is at the bottom, so iron will displace it, it form FeSO4 plus copper का deposit. When we say solid 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 मतलब उस metal का displacement हो जाएगा और वो एक solid decompose होके deposit के form पे आएगा। जैसे कि एक simple सा example आता है हमारे पास which is about if you take some copper sulfate which is a blue color क्रिस्टल, उसको वाटर, डिस्टिल वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है और कुछ आयरन नील्स आप इसके अंदर डाल दो, दिस वन इज सम अमाउंट ऑफ आयरन नील। अब आयरन नील को रखोगे थोड़े 30, 40, 50 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट क्वालिटी ऑफ सब्सटेंसेस यू हैव टेकन, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद हमको देखेंगे कि ये कलर फेड हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का हो जाएगा एंड इसके यहाँ पे कॉपर का डिपॉजिट आ जाता है।
कॉपर का डिपॉजिट आ जाता है। दिस प्रूव्स दैट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस एंड आयरन हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम ए सॉल्ट सॉल्यूशन विच इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स फेरस सल्फेट या FeSO4 प्लस कॉपर और रेड कलर का डिपॉजिट जो भी उसका कलर होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अगर फॉर्मेट की बात करें, सो द फॉर्मेट ऑफ दिस रिएक्शन लुक्स लाइक दिस कि लेट्स से कि हमारे पास A है एंड A इज विथ अ कॉम्बिनेशन, यानी A अपने कंपाउंड के साथ है। आफ्टर द रिएक्शन होगा क्या, A डिस्प्लेस करेगा B को, A C के साथ चला जाएगा और B को बाहर। कंडीशन अप्लाइड कि A इज मोर रिएक्टिव देन B, अदरवाइज नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन लिख के आगे बढ़ेंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्लीज कॉपी इट। सो विल सी द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा कि एक एलिमेंट, रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लिस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, इसका नाम हमने आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी क्यों बोला है, क्योंकि यू सी कि हमारे पास अब डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एक साथ चल रहे होंगे, यानी रिएक्टेंट्स में दो रिएक्टेंट्स होंगे हमारे पास, दोनों रिएक्टेंट्स में अलग अलग रिएक्टेंट जो है आयन्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो HCl एंड NaOH है, HCl एंड NaOH, तो HCl के पास कौन कौन से आयन्स होंगे, HCl के पास डिसोसिएट होके दो आयन्स बनेंगे H+ एंड Cl-। सिमिलरली NaOH के पास डिसोसिएट होने के बाद ड्यूरिंग अ रिएक्शन वो डिसोसिएट होंगे, आयन्स बनाएंगे, तो ये बनाएगा हमारे पास Na++OH- आयन। अब होगा क्या, होता ये है कि आयन एक्सचेंज रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इसके साथ चला जाएगा, क्योंकि इसको तो प्लस एंड माइनस बना के कंपाउंड बनाने से मतलब है, और Na+ जो है रिएक्शन के बाद इसके पास चला जाएगा। सिंस देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स वी से दैट दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आयन एक्सचेंज रिएक्शन। सो डेफिनेशन वाइज हम लोग क्या लिखेंगे, सच अ रिएक्शन इन विच, या फिर ये डेफिनेशन भी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कई लोग उलट पुलट चीज़ें लिख देते हैं, आयन एक्सचेंज रिएक्शन का ही डेफिनेशन लिखना होता है, रिएक्शन इन विच there is an exchange of ion, in which there is an exchange of ion between two reactants, the reactants, दो या दो से ज़्यादा हो सकता है, the reactants, that's it, is called a double displacement reaction. Support it with an example. मैंने A and B करके क्यों लिखा है अभी थोड़ी देर में हमको पता चलेगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिफाइंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि इस बार 2023 में पूछा था। And give an example of a double displacement reaction which is also a neutralization reaction, and number 2 which is a precipitation reaction. What is precipitation reaction? As I said, precipitation reactions are such a reaction where there is a formation of precipitate. Precipitate is what? An insoluble solid substance which is formed during a reaction. यानी कि दो लिक्विड कंबाइन कर रहे हैं, अचानक से सॉलिड प्रोडक्ट आ गया, दैट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन का हमारे पास हो सकता है पासिंग ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू अ लाइम वाटर, वाइट प्रेसिपिटेट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। कमिंग बैक टू दिस पार्ट हियर, आयन एक्सचेंज, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसका मैकेनिज्म ये है। अब अगर आप ध्यान दो तो इनके बाद ये जो बना, इसका जो pH वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू 7। NaCl इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, वाटर ऑब्वियसली pH वैल्यू सेम यही होगा। इसको हम फिजिकल स्टेट एक्वस, इसको लिक्विड, इसको एक्वस, फिजिकल स्टेट मेंशन करना जरूरी है। So this is a displacement reaction which is also an example of neutralization. This is also an example of neutralization reaction. So this is an example of a double displacement reaction which is also a neutralization reaction. Why? Because of the formation of a neutral product NaCl, specialized. सेकेंड रिएक्शंस है, ये एक्टिविटी में भी है, इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट भी है, एक्टिविटी में भी है हमारे पास। व्हाट विल हैपन, अगर दो आप सब्सटेंसेस लो, दोनों ही कलरलेस होते हैं बेसिकली, वाइट कलर के, जैसे कि अगर आप नमक को पानी में डालो और उसको घोल लो दो टेस्ट ट्यूब में, तो दोनों एक क्लियर सॉल्यूशन होगा, और एक को दूसरे में अगर आप डालते हो तो वाइट कलर का आपको प्रेसिपिटेट, जैसे कि पानी में किसी ने डेटोल डाल दिया हो वैसा प्रेसिपिटेट बनता है। सो सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड दोनों ही सॉल्ट है, दोनों ही कलरलेस होता है हमारे पास, या फिर हम कलरलेस से बेटर लिखेंगे क्लियर सॉल्यूशन, बोथ आर क्लियर सॉल्यूशन, दोनों के लिए मैंने यही लिखा है। और जैसे ही हम, ये भी एक्वस होगा, दिस वन इज ऑल्सो एक्वस,
इन दोनों को टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। लाइक मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब ये है, दूसरा टेस्ट ट्यूब ये है, राइट। यहाँ पे हमने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया है, इसमें हमने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया है, दोनों ही क्लियर है। और उन दोनों को एक को दूसरे में डाला या दूसरे को पहले वाले में डाला, फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो फाइनल रिजल्टेंट टेस्ट ट्यूब बनेगा उस टेस्ट ट्यूब में हमको क्या मिलेगा, एक वाइट कलर का, ब्राइट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। किसका? ऑफ बेरियम सल्फेट। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कौन प्रेसिपिटेट बना रहा है, उसका नाम और उसका कलर। तो ये प्रेसिपिटेट है यानी सॉलिड NaCl हमारे पास एक्वस बनेगा। नाउ कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि पूछा जाता है प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी को लिख देते हैं सिंस दिस फॉर्म्स अ न्यूट्रल प्रोडक्ट। नो, इट्स अ मिस्टेक। व्हाई? बिकॉज this is the reaction purely neutralization reaction and this one is a purely precipitation reaction. Obviously NaCl is formed but यहाँ पे इसको कंसीडर करा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में डेडिकेटेडली बताया भी गया है। कमिंग टू दिस पार्ट हियर, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। सो विल राइट इस रिएक्शन के बाद क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट is obtained along with sodium chloride, along with the formation of sodium chloride. So this is a double displacement reaction. अगर हम बात करें आयन कौन से एक्सचेंज हुए हैं, सो आयन एक्सचेंज का अगर मैकेनिज्म समझना है तो क्यों इसको आयन एक्सचेंज भी बोलेंगे। Na2SO4 में देखोगे आप तो Na प्लस SO4 होल 2 माइनस आएगा। बेरियम क्लोराइड में Ba प्लस और क्लोरीन माइनस आएगा हमारे पास। ये आपस में एक्सचेंज हो जाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस एंड Ba2SO4 में +2 -2 चार्जेस है। कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, इसीलिए मैंने केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के 2 अलग से वीडियो बनाए हैं। क्लास 9 का पाप होगा आपका, उसको धोना पड़ेगा आपको खुद को ही, जिसमें हमको ये पता करना है कि किस तरीके से क्रिस क्रॉस होके वैलेंसीज या आयन एक्सचेंज होके या चार्जेस एक्सचेंज होके हमको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। सिंस यहाँ पे +2 -2 था तो BaSO4 में कोई भी हमको सब्सक्रिप्ट नहीं लगेगा और यहाँ पे सिमिलरली NaCl में कोई भी सब्सक्रिप्ट नहीं लगेगा। +1 -1 विल गेट कैंसिल। सो विद दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अभी फिलहाल इतना ही पढ़ना है। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्विकली कॉपी दिस सो दैट वी कैन स्टार्ट। Okay, so we are good to start with the next part, or which is the last part, which is reduction and oxidation, जिसको हम redox reaction भी बोलते हैं। redox reactions basically word आता है oxidation and reduction से, बड़े ध्यान से समझना है। अभी redox reactions को हम addition of oxygen या removal of hydrogen को oxidation का नाम देंगे और addition of hydrogen and removal of oxygen को reduction का नाम देंगे। But in higher classes like in the next class 11th you learn that it is not only the case। हमको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिले जिसमें हम सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन नहीं कह सकते। हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी एक कंसेप्ट आता है विच इज़ नॉट इन दिस क्लास बट इन द नेक्स्ट क्लास हेयर। सो विल कीप द कंसेप्ट वेरी सिंपल हेयर कि हम अगर बात करें व्हाट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, उससे पहले हमको याद रखना है व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन होता क्या है, वो इन केमिस्ट्री व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। सो इसको हम याद रखेंगे इन दिस फॉर्म दैट देर इज़ अ एडिशन ऑफ, इफ देर इज़ अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ और लिखा है मैंने, एंड मत लिख देना क्योंकि दिस इज़ अ कंडीशन, और रिमूवल ऑफ और देर इज़ अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देन इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड इसका बिल्कुल विपरीत वाइज वर्सा हम याद रखेंगे, एडिशन ऑफ, इफ देर इज़ एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ रिएक्शन देन वी से इट इज़ अंडरगोइंग रिडक्शन। अगर ये दोनों एक साथ हो तो हम लिखेंगे RED के लिए रेड, ऑक्सीडेशन से ऑक्स लोगे ऑक्स। सो रेडॉक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, अ रिएक्शन इन विच बोथ reduction and ox stands for oxidation takes place simultaneously. Such a reaction in which both oxidation and reductions are occurring simultaneously are known as redox reaction. कुछ examples हैं to identify what are these substances. If you see copper, ध्यान देना इधर कि हमने ये वाला पार्ट क्यों लिखा है। कॉपर के पास इनिशियली बिफोर द रिएक्शन जब वो रिएक्टेंट था कोई भी ऑक्सीजन नहीं था,
बट अगर मैं कॉपर के ऊपर एरो बनाऊँ और आगे चलूँ और रिएक्टेंट साइड में देखूँ तो कॉपर के पास अब ऑक्सीजन आ चुका है। सो देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ विच हम बोलेंगे इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। सो ये जो रिएक्शन है क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? नहीं, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, वेयर कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू दिस, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट वाले में अगर हम देखेंगे तो कॉपर के पास इनिशियली ऑक्सीजन था और एट द एंड इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज नोन एज रिडक्शन। और हम बोलेंगे कि क्या हुआ इसके साथ, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू कॉपर बिकॉज देयर इज अ रिडक्शन हैपनिंग। बट पैरेलली अगर हम हाइड्रोजन को देखें, इनिशियली इसके पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन। सो स्टेटमेंट कैसा लिखेंगे, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। सो इसमें एक और चीज़ याद करने की है, जो समझने की है, जो कि जनरली स्कूल एग्जामिनेशन में पूछते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, द वन हु सप्लाइज ऑक्सीजन। जिसके पास ऑक्सीजन होगा वही सप्लाई करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, द वन हु टेक्स अप ऑक्सीजन, राइट, द वन हु सप्लाइज ऑक्सीजन और रिमूव्स, ऐसा लिख लो, हाइड्रोजन, द वन हु टेक्स अप ऑक्सीजन और एड्स हाइड्रोजन। सिंपल तरीके से समझो, इधर इसने ऑक्सीजन लूज करा, क्यों लूज करा, किसी और ने कैप्चर करा होगा, किसने कैप्चर करा, हाइड्रोजन ने कैप्चर करा। तो हाइड्रोजन इज टेकिंग अप द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस, सो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो हाइड्रोजन जो है हमारे पास यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मैं पूछूं कॉपर को ऑक्सीजन किसने सप्लाई करा, इस वाले ऑक्सीजन, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर। और अगर मैं बात करूं इसको ऑक्सीजन किसने दिया, ये, तो ये जो खुद रिड्यूस हो रहा है ये इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। द एजेंट का मतलब होता है समवन हु इज सप्लाइंग समथिंग, राइट। ट्रैवलिंग एजेंट जो होता है वो टिकट सप्लाई करेगा आपको, उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। किसको सप्लाई करा, हाइड्रोजन को सप्लाई करा, उससे हुआ क्या, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बन गया, वाटर। इसका ऑक्सीजन किसने चुराया, हाइड्रोजन ने, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, तो ये रिड्यूस हो गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो, जिंक के पास ऑक्सीजन है बट एट द एंड नहीं है, तो इसका मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन। और इसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो इसका ऑक्सीजन चुरा रहा है, इसने चुराया और इसके पास आ गया और ये हो गया खुद ऑक्सीडेशन, राइट। सो ये है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉरी, और ये है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंगनीज को देखो और मैंगनीज से रिलेटेड प्रोडक्ट को देखो, सिंपल। इसके पास इनिशियली ऑक्सीजन है, इसके पास नहीं है, तो इसका हो रहा होगा रिडक्शन। तो इसका अगर मैं पूछूं रिड्यूसिंग एजेंट कौन, तो ये है HCl रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल। अब अगर आप ध्यान दो इधर, तो HCl है, कई लोग क्या करेंगे, H के पास ले जाएंगे और यहाँ पे दो दो ऑक्सीडेशन दिखा देंगे, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ हो गया, नहीं। याद रखना, जब भी ऐसा कोई रिएक्शन आ जाए जिसमें आप पैरामीटर्स, हमने देखो कैसे डिफाइन करा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खुद एक पैरामीटर है ना, तो हम इस पे नहीं देखेंगे, हम दूसरे को देखेंगे। हम हाइड्रोजन के लिए फॉर अ टाइमिंग भूल जाएंगे, हम देखेंगे कि HCl में से जो क्लोरीन है उसके साथ क्या हो रहा है। क्लोरीन के पास इनिशियली हाइड्रोजन था बट अब नहीं है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ ना। क्लोरीन को देखोगे तो इसके पास इनिशियली हाइड्रोजन था, अब नहीं है, ऑक्सीडेशन हुआ है इसके साथ। कई लोग क्या करते हैं ऑक्सीडेशन, और लॉजिकली क्या लगाते हैं कि HCl के पास है पहले, HCl हाइड्रोजन के पास पहले क्लोरीन था, अब नहीं है, अब ऑक्सीजन आ गया। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। क्योंकि हाइड्रोजन खुद एक क्राइटेरिया है, तो हम क्लोरीन को देखेंगे अगर ऐसे केस में, और क्लोरीन के पास इनिशियली हाइड्रोजन था, अब नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ये इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये सिंपल 5 या 4 क्वेश्चन हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या होते हैं ऑक्सीडेशन के, रस्टिंग, करोजन, ये आप पढ़ते हो। और फूड की बात करें तो रैंसिडिटी, रैंसिडिटी ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है,
व्हाट इज रैंसिडिटी? रैंसिडिटी इज बेसिकली अ फेनोमेना जिसके ऊपर होता क्या है कि फूड व्हेन एक्सपोज टू द सनलाइट या फिर एक्सेसिव हीट, तो उसके अंदर जो फैट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जिसकी वजह से फाउल स्मेल या फिर ख़राब हो जाता है। वो चिप्स के पैकेट को इसलिए सनलाइट में एक्सपोज नहीं करते, थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हो तो उसके स्मेल्स चेंज हो जाते हैं, दैट इज़ रैंसिडिटी। सो हाउ डू वी अवॉइड दिस रैंसिडिटी? रैंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, यूजिंग ऑफ XYZ प्रिजर्वेटिव्स आप लिख सकते हो, या फिर टेम्परेचर को लो रखो, रेफ्रिजरेट करके रखते हैं हम बटर्स को या घी को ताकि वो रैंसाइड ना हो, या फिर आप क्या करते हो एयर टाइट कंटेनर के अंदर डालते हो ताकि एटमॉस्फेरिक एयर उसके साथ रिएक्ट ना करे। ये 2-3 बेसिक नुस्खे हैं जो घर में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है रैंसिडिटी से तो बेटर देन watching any video or moving into a textbook, ask your mom because she knows better than us, right? So till this part we have completed this chapter. We'll take up a new chapter in the next video. Till then, thank you so much for watching this video and keep on revising.